हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टपल डेटा टाइप कवर कर लिया और अब तक हमारे इस कोर्स में 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमारा एक और चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 7, जो कि होगा सेट। और ये हमारा तीसरा कलेक्शन डेटा टाइप है। 2 कलेक्शन डेटा टाइप लिस्ट और टपल हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर 7 है, सेट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे टपल वाला चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे ही सेट में भी हमें कोई ज़्यादा चीज़ें देखनी नहीं है। तो सबसे पहले सेट के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है। तो ये भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है, तो डेफिनेशन तो सेम होने वाली है कि सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तीनों डेटा टाइप में हमने यही चीज़ देखी, क्योंकि तीनों का काम ही कलेक्शन करना है, क्योंकि तीनों हमारे कलेक्शन डेटा टाइप ही हैं। एक और अभी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका डिक्शनरी होगा, तो वो भी आपका कलेक्शन डेटा टाइप है, तो वो भी इसी पर्पज़ से यूज होता है। बस इनके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। जैसे कि लिस्ट में क्या था, लिस्ट ऑर्डर्ड थे, इंडेक्स्ड थे और हमारे जो चेंजेबल थे। इसके बाद जो टपल में क्या था, टपल इंडेक्स्ड थे, ऑर्डर्ड थे और अनचेंजेबल थे। तो ये डिफरेंट हो गया था दोनों में। अब सेट में हमें देखना होगा कि सेट के जो आइटम्स होते हैं वो उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सेट के जो आइटम्स होते हैं, सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, एक तो ये चीज़ चेंज हो गई, अनऑर्डर्ड होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं। इसके बाद अनचेंजेबल भी होते हैं। ठीक है, इन अनचेंजेबल। इसके बाद अनइंडेक्स्ड। तो यानी कि इसमें कुछ होता ही नहीं है, ना तो ये ऑर्डर्ड है, ना अनचेंजेबल है और ना ही ये इंडेक्स्ड है। ठीक है, तो यानी कि अनचेंजेबल हैं, अनइंडेक्स्ड भी हैं। तो यानी कि इसमें सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, ना तो ऑर्डर्ड है, ना ही चेंजेबल है और ना ही इंडेक्स्ड है। तो अब इसमें अनऑर्डर्ड को आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि अनऑर्डर्ड होता है तो होता क्या है। यानी कि मैंने अनऑर्डर्ड में बताया था कि जैसा हम यहाँ पे टाइप करेंगे वैसा ही हमें आउटपुट में दिखेगा, आगे पीछे नहीं होगा। पर सेट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड है। सेट में जो हमारा क्रम है, यानी कि कोई चीज़ हमने पहले नंबर पर लिखी है तो वो लास्ट में भी पहुँच सकती है या दूसरे नंबर पर पहुँच सकती है, कहीं पे भी पहुँच सकती है। यानी जितनी बार हम प्रिंट करेंगे उतनी बार हमें अलग अलग आउटपुट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया दिस सेट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ब्रैकेट भी अलग होगा। तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे सेट के लिए। ठीक है, तो सेट के लिए हमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रूट्स के नेम यहाँ पे पास कर दिए। तो एप्पल यहाँ पे पास किया, फिर यहाँ पे बनाना, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, मैंगो। तो ये हमने 3 वैल्यूज इसके अंदर लिखी। और अब हम इसे अगर प्रिंट कराएं तो प्रिंट दिस सेट जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। तो आज हमारा डे 7 है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम इसे डे 7 के नाम से सेव कर देते हैं। इसके बाद अब हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बनाना आगे हो गया, एप्पल बीच में पहुँच गया, मैंगो पीछे ही रह गया। ठीक है, क्रम चेंज हो गया ना। मैंने तो एप्पल बनाना मैंगो लिखा था, तो यहाँ पे अभी देखो ये आ रहा है ऊपर एप्पल बनाना मैंगो। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर लिया। अब मैं इसको दोबारा रन करूँ, तो दोबारा जब रन करूँगा तो देखो दोनों आउटपुट मैं दिखा रहा हूँ एक साथ। पहले मैंने रन किया तो यहाँ पे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, दूसरी बार जब रन किया तो अपने क्रम में ही आ गया, एप्पल बनाना मैंगो। अब अगर मैं इसको तीसरी बार रन करूं, तो तीसरी बार रन करूंगा तो क्या होगा, तीसरी बार रन करेंगे तो मैंगो बीच में हो गया। ठीक है, तो यानी कि अनऑर्डर्ड है। वहाँ तो मैंने एक ही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे कभी कुछ हो जा रहा है, कोई चीज़ आगे हो रही है, कभी कोई चीज़ आगे हो रही है, कभी कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, हर बार चेंज कर करके आपको देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचना कि मैंने तो एप्पल बनाना मैंगो लिखा था, ये बनाना एप्पल मैंगो क्यों हो गया या एप्पल मैंगो बनाना क्यों हो गया, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होते हैं, ये अनऑर्डर्ड नेचर होता है इनका। ठीक है, समझ गए अनऑर्डर्ड। अब अनचेंजेबल तो हमने देख ही लिया था, अनचेंजेबल चीज़ क्या होती है, यानी कि ऐड अपडेट रिमूव ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं करेंगी डायरेक्टली। हमें अगर परफॉर्म करना है तो इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद अब इसमें अनइंडेक्स्ड है। अनइंडेक्स्ड का मतलब
यहाँ पे अब हम आइटम्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते। हमें अगर लिस्ट या टपल में कोई भी आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम एक्सेस करना पड़ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, उसका इंडेक्स नंबर ही तो डाल रहे थे, जो कि यहाँ पे 0 होता था और 1 होता था और यहाँ पे 2 होता था। बट अब ये अनइंडेक्स्ड हो गए, तो यानी कि हम इनके एक एक आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रहती है। इसके बाद सेट में एक और फीचर होता है, सेट में एक और फीचर होता है, एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा सबसे अलग, कि सेट के जो हमारे आइटम होते हैं, सेट्स कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, दोबारा से मैं यहाँ पे एप्पल लिख दूँ तो मुझे आउटपुट में एक ही बार एप्पल देखने को मिलेगा, 2 बार नहीं देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ देख रहे हो, दोनों में एक ही बार आया, मैंने जबकि ये 2 बार लिख दिया। अब चाहे 10 बार लिख दूँ, मैं इसे 10 बार भी लिख दूंगा फिर भी वहाँ एक ही बार ही दिखेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक बार और लिख दिया, तो अब 3 बार हो गए, 3 बार हो गए, पर यहाँ पे क्या होगा, ये एक ही बार दिखेगा, कहीं पे भी दिख जाए पर एक बार दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि हमें यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। बाकी सब में डुप्लीकेट अलाउड था, लिस्ट में भी डुप्लीकेट अलाउड था और टपल में भी डुप्लीकेट अलाउड था, पर सेट के अंदर डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है तीनों डेटा टाइप को, लिस्ट में क्या चीज़ अलाउड थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, टपल में क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या चीज़ अलाउड हैं, और सेट में क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और क्या चीज़ अलाउड है। ठीक है, तो ये जो 2-3 लाइन आपको मिल रही है, कंपैरिजन करके पढ़नी है। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हमें इसकी लेंथ पता करनी हो तो लेंथ पता करने का तो मेथड सेम ही है। जैसे हम लेन वेरिएबल लिखते हैं और उसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल का नाम पास करना होता है, बस सीधा सिंपल। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे लेंथ के लिए पास किया तो वो काउंटिंग करके बता देगा कि इसमें कितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर की हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यू स्टोर की हैं। इसके बाद अब अगर हमें इसका डेटा टाइप देखना हो तो वो भी देख सकते हो आप टाइप फंक्शन की मदद से। तो टाइप में और वेरिएबल का नाम आपको पास कर देना दिस सेट, तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये सेट ही है। ठीक है, तो सेट भी हो गया, हमने वेरीफाई भी कर लिया। इसके बाद अब यहाँ पे भी एक दूसरा मेथड आता है इसको क्रिएट करने का, जैसे लिस्ट में था लिस्ट कंस्ट्रक्टर, टपल में था टपल कंस्ट्रक्टर, और ऐसे ही सेट में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सेट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सेट कंस्ट्रक्टर से हम इसे कैसे बना सकते हैं, अगर मैं यही वाला जो है सेट कंस्ट्रक्टर में बदल के देखूं तो यहाँ पे हमें सेट लिखना है। ठीक है, तो सेट लिखने के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये ब्रैकेट अभी किसका ब्रैकेट है, ये सेट फंक्शन का ब्रैकेट है। हमें इसके लिए भी एक ब्रैकेट लगाना होगा, तो हमने एक और ब्रैकेट लगा दिया इधर और इधर भी एक और ब्रैकेट लगा दी, ये इसकी वैल्यू इसके लिए। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हम सेट कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं तो हमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करना। जैसे आपको मैंने बताया था कि लिस्ट में ध्यान रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स मत लगा देना। जब भी हम कंस्ट्रक्टर की मदद से कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हम पैरेंथेसिस से ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा बन चुका है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, कोई भी एरर नहीं मिला, यानी कि हमारा सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद अब हम इसके आइटम्स को केवल एक ही मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि है लूप मेथड। उसके अलावा हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर लें, क्योंकि हमारे पास इसकी इंडेक्स ही नहीं होती है। ठीक है, तो अगर अब हमें इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप का ही सहारा लेना पड़ेगा, और विदाउट लूप हम यहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकते। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे लूप आइटम्स। ठीक है, तो लूप वाला मेथड रन करेगा क्योंकि वो तो विदाउट इंडेक्स चलता है। तो उसके लिए हमें 2 ही लाइन लिखनी होती हैं, फॉर एक्स इन और वेरिएबल का नेम, और इसके बाद हमें प्रिंट करा देना होता है एक्स को। ठीक है, तो इतना हम जैसे ही करेंगे F5 से प्रेस करेंगे और हमारे ये जो एक एक एलिमेंट है, बनाना और ये मैंगो और ये एप्पल, हमारे यहाँ पे आकर रुक जाएगा। अब हम चाहते हैं कि केवल एक ही प्रिंट हो, एप्पल ही प्रिंट हो। तो एप्पल ही प्रिंट हो तो दूसरे वाला लूप का आप यूज़ करोगे, जो मैंने आपको ओल्ड वर्जन बताया था। तो उसमें क्या करोगे, आप उसमें रोक सकते हो। तो हम उसमें लिख देंगे फॉर एक्स इन रेंज, रेंज हमने बता दिया
ठीक है, तो रेंज 2 बता दी। तो रेंज 2 का मतलब ये एक एलिमेंट को प्रिंट करके रुक जाएगा, यानी 0 और 1 तक प्रिंट करके रुक जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ चेंज कर लेंगे। तो दिस सेट ऑफ एक्स, बट ये इंडेक्स भी नहीं होता है, तो हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने वापस यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं, एरर ही आएगा अगर यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया कि यहाँ पे एरर आ चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडेक्स का ही यूज़ हो जा रहा है इनडायरेक्टली। तो ये वाला लूप यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, केवल एक ही लूप वर्क करेगा जो विदाउट इंडेक्स काम कर रहा है। ठीक है, तो वो यही वाला होगा कि फॉर एक्स इन दिस सेट, और यहाँ पे प्रिंट एक्स। ठीक, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ करके दिखा दी, क्या करने पे एरर आएगा और क्या नहीं करने पे एरर नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ट्राई करके आपको दिखा दी, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लूप कैसे हम करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड, अब यहाँ पे देखो ऐड ये क्या है, एक एक्सेप्शन है कि जब आप एक बार सेट को क्रिएट कर लेते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि आप क्या है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि अनचेंजेबल है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप उसमें एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि आपको इसके पीछे कोई और वैल्यू ऐड करनी है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल है ऐड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एक्सेप्शन ऐड आइटम्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से एक्सेप्शन हमें दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल है तो ना तो ऐड होना चाहिए, ना रिमूव होना चाहिए, ना अपडेट होना चाहिए। बट इसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यानी कि वो एक्सेप्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जब भी तो हो रहा है। तो एक्सेप्शन है इसके अंदर, ये वाला केस ओनली वन केस एक्सेप्शन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, दिस सेट डॉट ऐड ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होता है, और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑरेंज नाम से एक वैल्यू ऐड करेंगे, तो स्ट्रिंग होगी तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा लगाने ही पड़ेंगे। तो मैंने ये लगा के लिख दिया। तो यहाँ से अब मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ। पहले ये मैंने आपको अनचेंजेबल दिखाया था, तो यहाँ से मैंने ये फालतू की वैल्यू हटा दी। तो ये हो गया। अब इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें ये ऑरेंज कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑरेंज लास्ट में दिखेगा, क्योंकि सेट होते हैं अनऑर्डर्ड, जहाँ मन करेगा वहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नहीं सोचना कि एंड में दिखेगा। ठीक है, तो ये देखो ऑरेंज बीच में आ गया। तो इस तरीके से हम जितनी बार इसको रन करेंगे उतनी बार पोजीशन चेंज होगी। ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड होते हैं। तो सेट अनऑर्डर्ड होते हैं तो उसका कोई ऑर्डर है नहीं, कोई भी चीज़ कहीं पे भी दिख जाएगी जितनी बार हम रन करेंगे। तो ये ऐड हमें परफॉर्म करने को मिल जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमें क्या करना है, दो सेट को ऐड करना है। दो सेट है हमारे पास और दोनों को ऐड करना है, यानी कि जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है अपडेट नाम से। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अपडेट फंक्शन। नाम तो इसका अपडेट है, पर काम क्या कर रहा है, जॉइन करने का काम कर रहा है। तो इस चीज़ को रिमार्क करके याद कर लेना कि सेट के अंदर जो अपडेट फंक्शन होता है वो अपडेट नहीं करता है, वो क्या करता है, दो सेट को जॉइन करने का काम करता है। तो जैसे कि अब हमारे पास एक और सेट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक सेट सब्जेक्ट का, चलो लिख दिया फिर से मैंने एक सेट यहाँ पे बना दिया। चलो इनके प्राइस का बना देते हैं। ठीक है, फ्रूट्स लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम प्राइस का बना देते हैं। तो जैसे एप्पल है 80 और बनाना है 60, फिर मैंगो है 25। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये इनके प्राइस लिख दिए मैंने रेस्पेक्टिवली। तो अब मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, यानी दोनों को एक ही चीज़ पे दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूँगा दिस सेट वाले में। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपडेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस सेट डॉट अपडेट, इतना करके दूसरे वाले सेट का हमें नाम यहाँ पे ऐड कर देना है, बस सिंपल। इतना काम हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें देखो 80 बनाना, 25 एप्पल, 60 मैंगो, इस तरीके से हमें देखने को मिल गया। और ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही दिखेगा बार बार, आप जितनी बार रन करोगे अलग अलग आउटपुट देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो अब यहाँ पे ऐसा आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम होगा
यानी कि अपडेट फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देता हूँ, ज्वाइन सेट। ठीक है, तो ज्वाइन सेट में आपको ये चीज़ लिख लेनी है कि हमें दो सेट को ज्वाइन करने के लिए अपडेट फंक्शन का यूज़ करना होता है। और फिर ये आप एग्जांपल का नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि यहाँ पे हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अपडेट में, जो अपडेट फंक्शन है इसमें हम केवल एक सेट को ही सेट से जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम चाहें तो सेट में लिस्ट भी जोड़ देंगे और अगर हम चाहें सेट में टपल भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि सेट में सेट को ही जोड़ा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे पास लिस्ट है और हम उसको सेट में जोड़ना चाहते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हमें चेंज करके सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिस्ट को ही सेट में चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे उस लिस्ट को ही, तो आप देखो लिस्ट की पहचान क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने अभी से लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो लिस्ट कर दिया, ये लिस्ट है, तो लिस्ट है और मैं इसको अब कहाँ ऐड कर रहा हूँ, इस सेट के अंदर ऐड कर रहा हूँ, मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, अब भी ऐड है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ टपल कर दूँ तो टपल में क्या होता है, यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ होता है, तो मैंने ये टपल बना दिया इसको। तो यहाँ पे जॉइन सेट में एक और चीज़ लिख लेना कि जॉइन सेट में हम जो है किसी भी आइट्रेबल, किसी भी आइट्रेबल या किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप को ऐड कर सकते हैं। आइट्रेबल हम किस चीज़ को बोलते हैं, जिसकी अलग अलग वैल्यू को हम लूप के थ्रू आइट्रेट करते हैं। तो हमने तीनों पे लूप चला के देखा ना, तो ये तीनों आइट्रेबल भी हैं, लिस्ट, टपल और सेट, ये तीनों क्या हैं, आइट्रेबल भी हैं, क्योंकि हमने तीनों पे लूप का यूज़ किया था। और लूप जिसके साथ वर्क कर रहा है तो यानी कि वो चीज़ क्या है, आइट्रेबल होती है, क्योंकि लूप आइट्रेबल चीज़ पे ही वर्क करता है, क्योंकि लूप का काम ही होता है आइट्रेट करना। ठीक है, तो हम इन्हें आइट्रेबल भी बोलते हैं, कलेक्शन डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो आप अपने जॉइनिंग सेट की डेफिनेशन में लिख सकते हो कि हम एक सेट के साथ किसी भी आइट्रेबल या कलेक्शन डेटा टाइप को अपडेट फंक्शन की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कंप्लीट और ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आता है कि हम अगर सेट वाले ऑपरेशन में और आगे बढ़ें तो सेट में हम और क्या चीज़ कर सकते हैं, अगर हमें रिमूव करना है किसी भी वैल्यू को तो हम वो भी कर सकते हैं, रिमूव सेट आइटम। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है इसमें, रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन का यूज हम यहाँ पे करते हैं, तो रिमूव फंक्शन का यूज हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दिस सेट में से क्या करेंगे, रिमूव ऑपरेशन के लिए एक वैल्यू बतानी है हमें, किसको रिमूव करना है। जैसे मैं बनाना को रिमूव कर देता हूँ, तो बनाना को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया और यहाँ पे डबल एन टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो बनाना, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे कर दिया है। और इसके बाद अब अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें तो उसमें ये वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करने को मिल जाती है सेट के साथ, आप इसमें रिमूव भी कर सकते हो। इसके बाद रिमूव करने का एक और फंक्शन होता है, रिमूव करने के लिए अगर हमारे पास एक और फंक्शन है, डिस्कार्ड फंक्शन। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए दो मेथड हैं, पहला मेथड तो ये हो गया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक और मेथड है हमारे पास, वो कौन सा है कि हम इस पर डिस्कार्ड फंक्शन को रन करें, दिस सेट डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, और फिर से मैं बनाना को ही हटाऊँ, या चलो मैं दूसरी वैल्यू हटाता हूँ, एप्पल को हटा दिया, तो एप्पल अब हमने हटाया तो सेम वही वर्क होगा, एप्पल हट जाएगा। ठीक है,
तो अब इसमें डिस्कार्ड में और रिमूव में एक डिफरेंस होता है। रिमूव का जब हम यूज करेंगे, तो रिमूव का जब हमने यूज किया, तो अगर हमें जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें एरर देखने को मिल जाएगा कि दिस वैल्यू कांट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे हमारे अगर डिस्कार्ड का यूज हो रहा है, तो डिस्कार्ड में हम क्या देखेंगे कि डिस्कार्ड में हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब इस लाइन को पहले मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे तो पहले तो मैंने वैलिड वैल्यू हटाई थी ना, तो अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, विशाल नाम की वैल्यू को हटा के देखता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो इस पर एरर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या है, ये एरर दिख गया, ठीक है, दिख गया एरर। अब यही काम हम डिस्कार्ड के साथ करके देखें, तो डिस्कार्ड के साथ जब हम करेंगे यही काम, तो हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे हमने काम किया और हमें यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिला, अपना काम हमारा चल रहा है। नहीं मिला तो उसने इग्नोर कर दिया और अपना प्रिंट करके दे दिया, मतलब प्रोग्राम नहीं रुका। और इसमें क्या हुआ, इसमें प्रोग्राम रुक गया, आगे की चीज़ हुई नहीं। इसने कहा कि ये वैल्यू है ही नहीं तो हम आगे नहीं करेंगे काम, पर इसने इग्नोर कर दिया, नहीं मिली तो इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है डिस्कार्ड और रिमूव फंक्शन को यूज करने का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी भी सेट को हम एम्प्टी करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने एम्प्टी लिस्ट में भी देखा था, तो अगर हम एम्प्टी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे। तो क्लियर सेट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्लियर फंक्शन से। तो हमें क्या करना, दिस सेट डॉट क्लियर। तो दिस सेट डॉट क्लियर हमने लिख दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो हमें एक ब्लैंक सेट मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लैंक सेट, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये सेट को क्लियर भी कर दिया। अब अगर हम इसमें लूप करना चाहें, क्योंकि है तो ये भी आइटरेबल, ठीक है, तो लूप करना चाहें तो लूप सेम मेथड से करेंगे, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है। जैसे टपल में हमने किया था, एक ही लूप चल रहा था, वैसे ही सेम इसमें भी एक ही लूप काम करेगा, ठीक है। तो लूप हमारा कौन सा वाला काम करेगा, फॉर एक्स इन दिस सेट, यही वाला लूप हमारा काम करेगा और प्रिंट एक्स कर देंगे। तो इतना ही हमें काम करना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं लूप सेट F5, ठीक है। तो यही काम होगा, इसमें लूप करेंगे तो हमारा यहाँ पे लूप देखने को मिल जाएगा। और लूप भी केवल एक ही देखने को मिलेगा जो बिना इंडेक्स के चल रहा होगा, क्योंकि सेट भी अनइंडेक्स्ड है टपल की तरह। तो यानी कि टपल में जैसे हमने लूप किया था, सेम वैसे ही सेट के अंदर भी हम लूप को परफॉर्म कर लेंगे। इसके बाद जॉइनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास दो सेट है, ये तो हम पहले देख चुके हैं अपडेट फंक्शन से भी। बट अगर हम यहाँ पे एक और फंक्शन देखना चाहें जॉइन करने के लिए, हमारे पास एक और फंक्शन है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, वहाँ पे मैं भूल गया था बताना। तो जॉइन करने के लिए अगर हम एक और फंक्शन देखें, तो मैंने लिख दिया सेट टू। तो सेट टू में मैंने फिर से इनके प्राइस ही दे दिए जैसे मैंने वहाँ पे दिया था, 80 और 60 और 25, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन से इसे ज्वाइन करना चाहूँ, तो यहाँ पे उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें और उसमें, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, हमें कोई नया वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, इसी पे क्या कर दे रहे थे, ज्वाइन कर दे रहे थे। बट अब हमें इसके लिए जो नई वैल्यू मिलेगी उसको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करना पड़ेगा एक नया वेरिएबल बना के, और उसमें हम क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। तो दिस सेट डॉट और यूनियन फंक्शन होगा, वो यूनियन फंक्शन में हमने सेट टू को ऐड कर दिया। अब हम सेट थ्री को यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इस तरीके का प्रोसेस होगा, उससे थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि इसमें नया वेरिएबल बना के तब हमें काम करना, और उसमें नया ये वाली चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, इतने पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें बस यही लिखना होता था और यहाँ पे फंक्शन हमारा अपडेट फंक्शन काम कर रहा था। पर इसमें क्या है, यूनियन फंक्शन हो गया और इतना काम हमारा ये बढ़ गया है। तो इस तरीके से जॉइन हम एक और तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि दो सेट हैं और दोनों में जो कॉमन वैल्यू हैं उनको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू को हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास
एक ऑपरेशन होता है, तो हम पहले दो सेट ऐसे बना देते हैं जिसमें कुछ वैल्यू कॉमन हो। तो हम यहाँ पे इसमें मैंगो को रख लेते हैं, ठीक है, और बाकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज, कीवी, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू चेंज कर दी। तो अब हमारे कॉमन वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह एक कॉमन वैल्यू, बाकी सब डिफरेंट वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कीप कॉमन वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन वैल्यूज देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन अपडेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अपडेट जब हम यहाँ पे करेंगे तो उसी में देखना, जैसे हमने दिस सेट में क्या किया, दिस सेट डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, इंटरसेक्शन अपडेट सेट टू। तो यानी कि हमने दोनों का इंटरसेक्शन क्रिएट कर लिया। और अब हम जब यहाँ पे दिस सेट को प्रिंट करेंगे तो हमें कॉमन वैल्यू देखने को मिलेगी, दोनों में जो कॉमन होगी वही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, इंटरसेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन वैल्यू। अब अगर हमें यूनिक वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो अलग अलग है, जैसे इसमें ये अलग है और इसमें एप्पल और बनाना अलग है, अलग अलग वैल्यूज़ को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं पहले कीप यूनिक वैल्यूज़, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है ये बदल जाएगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट करेंगे तो हमें दोनों के कॉमन पार्ट देखने को वो यूनिक पार्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम F5 करेंगे तो इधर से हमें ऑरेंज, बनाना, एप्पल, कीवी कॉमन पार्ट नहीं दिखेगा। कॉमन पार्ट हमें कहाँ से दिख रहा था, इंटरसेक्शन में। और जैसे ही हम सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म करेंगे तो हमें यूनिक पार्ट दिख जाएगा। तो ये दो मेथड है कि अगर हमें यूनिक पार्ट देखना है दो सेट का, या दो सेट में हमें कॉमन पार्ट देखना है, तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे। तो ये था सारा कुछ हमारा सेट के बारे में। सेट में कुछ चीज़ें अलग देखने को मिली, और ये सेट उस सेट से भी रिलेट करता है जो आपने 11th या 12th में मैथ के बुक में देखा होगा, सेम वही चीज़। जैसे वहाँ पे भी सिमेट्रिक डिफरेंस था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था। तो वो अगर चीज़ें आपको पता हैं तो वही सेम चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो मैथ वाला जो सेट है उसी के फीचर को ये फॉलो करता है। वहाँ पे भी जो सेट होता था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करेगा, सारी यूनिक वैल्यूज़ होंगी, तो तभी हमारा एक सेट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि हमने अभी इसको स्टार्टिंग में देखा था कि सेट आइटम्स कांट बी डुप्लीकेट, ठीक है। तो जैसे हमने किया था तो वो एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहा था, पहले वैसे ही हमने भले ही उसमें कितनी भी वैल्यू पास कर दी थी, 3 बार मैंने एप्पल लिख के आपको दिखाया था, बट वो एक ही बार शो किया जा रहा था, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, बाकी सारे ऑपरेशन उसी के जैसे परफॉर्म हो रहे हैं, यूनियन भी उसी के जैसा परफॉर्म हो रहा है, और इंटरसेक्शन भी उसी के जैसा परफॉर्म है, और सिमेट्रिक डिफरेंस भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके वही कॉन्सेप्ट भी बढ़िया हैं तो यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट कलेक्शन डेटा टाइप देखेंगे जो कि होगा डिक्शनरी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।